Good evening and Assalamu alaikum. Hope so you will be fine. वालेकुम अस्सलाम. वेल, आज बड़े लोग जल्दी जल्दी ऑनलाइन हो रहे हैं. सब ठीक है. ओके, गुड. सही. तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एड्स के बारे में. आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और कल बेशक एड्स के ऊपर आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं मुझे. इफ़ यू आर विलिंग देन डेफिनेटली आई विल मेक अ टेस्ट. आई विल मेक अ क्विज. फाइन. अल्हम्दुलिल्लाह मरियम. व्हाट्स अबाउट यू बेटा? तो कल आप एड्स के ऊपर क्विज भी दे सकती हैं. इफ़ यू आर विलिंग यू आर मोस्ट वेलकम. आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. कल हम एड्स का क्विज कंडक्ट कर लेंगे. ठीक है. कल हमारी क्लास है ना 5 to 6 PM. Wednesday, yes. We have a class at 5 to 6 PM और 5 to 6 PM एड्स का क्विज दे दीजिएगा. ओके. वेल ओनली. ओके. नेक्स्ट हम एक क्विज हर वीक में किया करेंगे जिसमें एक हम टॉपिक डिस्कस कर लिया करेंगे और एक अगले दिन उसका क्विज कर लिया करेंगे. ठीक है. ताकि आपको प्रिपरेशन अच्छी हो जाए. लेकिन ऑल्सो यू ऑल विल अटेम्प्ट द क्विज ना. ये नो कि कुछ 4-5 लोग अटेम्प्ट करें और बाकी लोग कहें बस ठीक है रहने देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा. ओके. हम कल कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे. वालेकुम अस्सलाम वालिया. वेलकम बेटा. दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू CDC के इसकी स्टेजेस क्या क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं आज. 20 रिस्क फैक्टर्स भी आ जाते हैं. UHS में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद HIV इन्फेक्शन. तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स. ये ब्रूनर और स्टार की बुक से ली गई है डायग्राम. ओके. तो रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद HIV एंड एड्स इन्फेक्शंस लाइक ये हो सकते हैं. ठीक है. सॉरी. And very importantly, these stages are very important. These are stages of infection या HIV infection by CDC. CDC क्या है? What is CDC? कभी सुना है वर्ड CDC का? CDC. Anybody knows? Center for Disease Control and Prevention. Okay. Well. So, zero conversion illness. फर्स्ट स्टेज में इसमें ये होता है कि 1 to 6 वीक्स में ये स्टार्ट होती है आफ्टर द एक्वायरिंग इन्फेक्शन. और इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं. उसके बाद एसिम्प्टोमेटिक फेज होती है. ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है. ये स्टेज होती है. एसिम्प्टोमेटिक के अंदर वायरस लेवल आर लो एंड रेप्लिकेशन कंटिन्यूस स्लोली. वायरस की रेप्लिकेशन होती रहती है लेकिन इंपॉर्टेंटली कि CD4 और CD8 लेफ्टोसाइट्स नॉर्मल होते हैं. लेकिन एट द स्टेज हैव नो सिम्टम्स एंड मे परसिस्ट फॉर ईयर्स तक ये स्टेज परसिस्ट कर सकती है. इंस्टेड ऑफ दैट परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है. इसके अंदर क्या होता है? मोस्टली आगे एब्रीविएशन लिखा होगा PGL परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी. इसमें लिम्फ नोड्स उन पेशेंट्स के स्वेल होना शुरू हो जाते हैं फॉर 3 months और लॉन्गर एंड नॉट ड्यू टू एनी अदर कॉज. ठीक है. उसके बाद फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होता है? सिम्टोमेटिक हो जाती है. सिम्टोमेटिक स्टेज के अंदर पेशेंट्स में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं जिनके अंदर मेनली जेनेटिक इन्फेक्शंस हैं, स्किन के इन्फेक्शंस हैं. इंस्टेड ऑफ दैट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के इन्फेक्शंस हैं. तो ये सारे सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे. और एट द एंड जब CD4 सेल की क्वांटिटी या काउंट लेस देन 200 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब रह जाता है तो वी कैन से पेशेंट सफर फ्रॉम द एड्स. लेकिन जब भी पेशेंट्स का एनकाउंटर होता है विद HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के तो उसके अंदर HIV ट्रांसमिट होता है. और ट्रांसमिट होते ही आप किट मेथड के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट इज हैविंग HIV पॉजिटिव. लेकिन कैरियर भी होता है. इवन पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक लेकिन पेशेंट स्टिल इज अ कैरियर. ओके.
ये कल हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी, लाइक उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होती है। ये डायग्राम थी। शोर आ रहा है, शोर क्यों आ रहा है बेटा? शोर आ रहा है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है बेटा कि HIV attached to two cell surface receptors CD4 antigen and specific chemical receptor. उसके बाद वायरस क्या करेगा? वायरस में सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज होती हैं, एंड आफ्टर दैट viral RNA and core proteins are released from the virion core and then actively transported to nucleus. न्यूक्लियस के अंदर सारा काम होता है, देन वायरल आरएनए जीनोम इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थ्रू एन एंजाइम दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए मूव्स इनटू द सेल न्यूक्लियस और वो अपना कंट्रोल ले लेता है। उसके बाद जो यूनिक वायरल एंजाइम जिसको इंटीग्रेज कहा जाता है, वायरल डीएनए की इंटीग्रेशन करता है इनटू सेलुलर डीएनए। उसके बाद वायरल आरएनए की सिंथेसाइजेशन होती है बाय सेलुलर एंजाइम आरएनए नोन एज पॉलीमरेज और यूजिंग इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए एज ए टेम्पलेट। उसके बाद शॉर्टर स्प्लाइस्ड आरएनए आर ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म और उसके बाद उससे वायरल प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है। दैन गोल्गी अपरेटस ऑफ द सेल के अंदर इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है और एट द एंड फुल लेंथ जीनोमिक आरएनए आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म। उसके बाद वायरोन असेंबली होती है और उसकी बडिंग होती है, मिच्योर रिलीज होना शुरू हो जाता है और जाके जहाँ पे उसको CD4 सेल मिलते हैं वहाँ पे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंड दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्यूट HIV। अगर एक्यूट HIV हो गया तो उसमें ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल फीवर है सॉरी फीवर होता है, फटीग है, रैशेज है, हेडेक है, लेफ्टिडिनोपैथी है, फिंजाइटिस है। इंस्टेड ऑफ दैट मसल पेन होना शुरू हो जाएंगे, बॉडी पेन होती है, बॉडी केज होती है, नाइट स्वेट्स होती हैं, GIT प्रॉब्लम्स होती हैं, सेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, ओरल या जेनिटल अल्सर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके वेल, तो इसके बाद है फेजेस ऑफ ये इन्फेक्शन की फेजेस होती हैं एंड दैट आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिपिकल कोर्स ऑफ HIV इन्फेक्शन इज डिफाइंड बाय 3 phases which usually occurs over a period of 8 to 12 years, and 3 phases included as primary infectious phase होती है, क्रोनिक एसिम्प्टोमेटिक और लेटेंसी फेज होती है और थर्ड वन इज ओवर्ट या एड्स फेज होती है। वो फेजेस CDC ने दी थी और ये टिपिकल फेजेस हैं जो कि HIV इन्फेक्शन की होती हैं। पहली फेज के अंदर क्या होता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर मेनी पर्सन्स व्हिच व्हेन दे आर इनिशियली इन्फेक्टेड विद HIV हैव एक्यूट मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिम्पटम्स नोन एज प्राइमरी इन्फेक्शन दैट कैन लास्ट फॉर फ्यू वीक्स। प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, किसिंग डिजीज होती है और उसके साथ फीवर होता है, फटीग होती हैं, वो सिम्पटम जो एक्यूट फेज के अंदर हमने पढ़ी हैं वो सारी एक्यूट फेज के अंदर प्राइमरी इन्फेक्शियस फेज के अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ प्राइमरी इन्फेक्शन में वायरल रेप्लिकेशन इंक्रीज हो जाती है जिसमें वायरल लोड इंक्रीज हो जाता है और समटाइम्स ग्रेटर देन 1 लाख कॉपीज पर ml, 10 लाख कॉपीज पर ml है एंड डिक्रीज इन द CD4 सेल और इसमें CD4 सेल का काउंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब बेटा पेपर में वो पूछेंगे, आपको बताएंगे कि CDC के अकॉर्डिंग लिखनी है या नॉर्मली लिखनी है। ये नॉर्मल टिपिकल फेजेस हैं, ये 3 फेजेस हैं जिनमें प्राइमरी है, लेटेंसी है। ओके, इसके अलावा इसमें क्या होता है कि मंथ तक HIV एक्सपोजर के बाद स्लोली और प्रोग्रेसिवली सिम्टम्स अपीयर होती रहती हैं और सेवरल वीक के बाद इम्यून सिस्टम acts to control the viral replication and reduces viral load to a lower level where it often remains for several years. Walaikum assalam to all of you once again. ओके, प्राइमरी फेज के अंदर इम्पोर्टेंट जो MCQs आ रहा होता है उसमें मोनोन्यूक्लियोसिस होती है। इसके अलावा वो सारी एक्यूट फेज वाली सिम्टम्स क्लियर होना शुरू हो जाती हैं और आफ्टर सेवरल वीक एक टाइम आता है जब आपका इम्यून सिस्टम HIV की रेप्लिकेशन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है जिसके रिजल्ट में वायरल लोड कम होना शुरू हो जाता है और ये सेवरल ईयर्स तक ऐसे रहता है। इंस्टेड ऑफ दैट
People who are diagnosed with HIV infections while they are in the primary infection phase may have unique opportunity for the treatment, क्योंकि इनिशियल स्टेज के अंदर अगर HIV डायग्नोज हो जाता है तो पेशेंट्स की लॉन्ग लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन उसका कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, आप इंटीग्रेशन उसकी रोक सकते हैं, एप्लीकेशन उसकी रोक सकते हैं, लेकिन सर्टेन ड्रग्स आर indicated you have prescribed on that cases। मरियम, क्या कहा है आपने? पेपर में बेटा मैंने बता दिया है कि अगर पेपर में आ जाती है तो ये 3 फेजेस वो पूछते हैं। प्राइमरी है, लेटेंसी फेज है और ओवर्ट फेज है, ये एड्स है, ठीक है। मरियम, इसके अलावा भी और कुछ पूछा है आपने? लेट मी चेक। मरियम, बस आपने यही पूछा हुआ है ना कि पेपर में कौन सी आएंगी? बेटा मैंने बता दिया है कि ये वाली आएंगी। इसके अलावा और कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। ओके, इसके अलावा सम एक्सपर्ट्स कुछ ये सजेस्ट करते हैं कि अगर हम उसकी ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट कर देंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ लिविंग HIV इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और CD4 सेल या मेमोरी टी सेल्स की क्वांटिटी ओके वेल ठीक है मरीन, नो प्रॉब्लम कि CD4 की क्वांटिटी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन अर्ली थेरेपी में प्रोटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ HIV इन्फेक्टेड CD4 सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और फाइनली क्या होता है कि अर्ली ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट कर दी जाती है तो ये वायरल पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकती है, लेकिन एक बेटर कंट्रोल जो है वो एंटीवायरल काफ़ी सही किया जा सकता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप किया जा सकता है। ओके, सेकंड फेज होती है क्रोनिक सिम्टोमेटिक, ये लेटेंसी फेज होती है। लेटेंसी फेज में मोस्टली इज फॉलोड बाय लेटेंट पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द पर्सन हैज नो साइन और सिम्टम्स ऑफ इलनेस। अब एक्यूट फेज के अंदर क्या था, साइन और सिम्टम्स देयर होते हैं, मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिम्टम्स होती हैं, लेकिन लेटेंसी फेज के अंदर कोई साइन और सिम्टम्स अपीयर नहीं होती, पेशेंट्स अगेन एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है। और ये वो टाइम होता है, ये मोस्टली 10 ईयर्स का टाइम होता है ड्यूरिंग विच द CD4 सेल काउंट falls gradually from the normal range of 800 to 1000 cells per year to 2 cells। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो 10 ईयर्स के अंदर मीडियन टाइम होता है, बेसिकली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन पेशेंट्स की जो क्वांटिटी है, CD4 सेल की क्वांटिटी है ना, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। बेटा बट इट्स ओके। वेल, इसके बाद मोर रिसेंट डेटा सजेस्ट दैट द CD4 सेल डिक्लाइन करेंगे, मे नॉट फॉल एज इवन स्टॉप। ओके, उसके बाद क्या होगा कि CD4 सेल की क्वांटिटी रिड्यूस होती जाएगी और वायरल लोड इंक्रीज होता जाता है। जैसे ही वायरल लोड इंक्रीज होएगा, CD4 सेल की क्वांटिटी कम होएगी, तो ये वायरस बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, तो वो ब्लड जब लैम्फ नोड में से गुजरता है तो वहाँ पे लैम्फ नोड्स टी लिम्फोसाइट्स एज वेल एज बी लिम्फोसाइट्स उसको फौरन आइडेंटिफाई करते हैं और वो अपना इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और लैम्फेडिनोपैथी स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड क्वेश्चन बेटा एमसीक्यूज में ये आता है कि कौन सी फेज के अंदर लैम्फेडिनोपैथी होती है। बेटा मोर देन एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, लेकिन लिटिल बिट ओके। अब इसमें लिखा हुआ है कि TGL usually is defined as the lymph node that are chronically swelling for more than 3 months in at least 2 locations, not including the ground। वो एरिया, ग्राउंड के एरिया में अगर lymph node swell नहीं है, लेकिन बाकी एरिया के अंदर more than 3 month के लिए अगर swelling है तो definitely it might be due to HIV infection। और जो lymph nodes होते हैं वो इतनी swell होते हैं कौन को एक्सटर्नली विजिबल, एक्सटर्नली देखा जा सकता है, विजिबल होते हैं एक्सटर्नली। उसके बाद ओवर्ट फेज होती है, लेटेंसी फेज की समझ आ गई है। लेटेंसी फेज के अंदर पहले इनिशियली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है, उसके बाद वायरल लोड इंक्रीज होता जाता है और CD4 सेल की क्वांटिटी रिड्यूस होती जाती है।
और जैसे ही इसकी मैचुरेशन हो जाती है HIV ब्लड के अंदर मूव करता है, ब्लड के अंदर मूव करेगा तो ब्लड जैसे ही लैम्फ नोड में से गुजरेगा तो वहाँ पे लैम्फेडिनोपैथी का असर आता जाएगा। लेकिन लैम्फेडिनोपैथी ग्रोन एरिया के लैम्फ नोड स्वेल नहीं होते, बाकी के एरिया के जो लैम्फ नोड है वो मोर देन 3 मंथ के लिए अगर स्वेलिंग है तो माइट बी सस्पेक्टेड कि HIV इन्फेक्शन है, राइट। ओके, इसके अलावा थर्ड फेज या ओवरटेड HIV एड्स occurs when a person has CD4 cell count of less than 200 cells per microliter or an AIDS defining illness है। And without antiretroviral therapy, this phase can lead to death within 2 to 3 years or in some cases quicker. एग्जैक्टली बेटा, पीजीएल लेटेंसी फेज अब ये पीछे हमने पढ़ी है ना सीडीसी की, उनके साथ आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं। वहाँ पे थर्ड स्टेज थी पीजीएल की, लेकिन ये जो एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक फेज है इसके अंदर पीजीएल आपको कॉल कर सकता है, लेटेंसी फेज के अंदर, ये क्रोनिक सिम्टोमेटिक फेज के अंदर कर सकता है। Okay, instead of that, without antiretroviral therapy, this phase can lead to death within 2 to 3 years or in some cases quicker. And risk of इसमें opportunistic infections increase हो जाते हैं। जैसे ये opportunistic infection increase होंगे significantly, CD4 सेल की quantity तो reduce हो चुकी होती है और opportunistic infection की वजह से भी पेशेंट की डेथ हो रही होती है और उस टाइम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीट किया जा रहा होता है। ओके, ये स्टेजेस हैं वो फेजेस थी, फेजेस और स्टेजेस में फ़र्क है। ये फेजेस 4 स्टेजेस के अंदर होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, HIV एसिम्प्टोमेटिक, HIV सिम्प्टोमेटिक और HIV लीडिंग टू एड्स। ये स्टेजेस है वो फेजेस है, इसमें एक्यूट फेज होती है, क्रोनिक सिम्प्टोमेटिक या लेटेंसी फेज होती है और थर्ड वन ओवर फेज होती है। ये फेजेस और स्टेजेस एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। अब देखिएगा कि स्टेज 1 के अंदर जिसमें प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, सिम्टम्स फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको शुरू हो जाती हैं और सेम कहा था सीडीसी वालों ने भी कि इनिशियल जो फेज होती है, ये प्राइमरी फेज होती है, उसमें भी फ्लू लाइक सिम्टम्स होना शुरू हो जाती हैं। और अगर 1 to 6 वीक्स आफ्टर द इन्फेक्शन, उसमें भी ये सीडीसी वालों ने भी यही कहा था कि 1 to 6 वीक्स के अंदर इन्फेक्शन की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, दैट आर फ्लू लाइक सिम्टम्स। उसके बाद विंडो पीरियड होता है, दैट इज अगेन एन एमसीक्यू क्वेश्चन के लैक ऑफ HIV एंटीबॉडीज, टेस्ट नेगेटिव होता है बट पेशेंट इज हाईली कंटीजियस। क्योंकि जब प्राइमरी इन्फेक्शन होता है ना, उसमें अभी HIV की एंटीबॉडीज नहीं बनी होती, आप टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन पेशेंट हाईली कंटीजियस होता है एंड दैट इज द पीरियड ऑफ रैपिड रेप्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन थ्रू द बॉडी। और उसमें होता क्या है कि जो वायरस होता है वो रैपिडली रेप्लिकेट कर रहा होता है और उसकी स्प्रेड हो रही होती है। मीनिंग टू से अभी इंटर हुआ है, इंटर होने के रिजल्ट में उसका इम्यून सिस्टम अभी एक्टिव नहीं हुआ, एंटीबॉडीज जनरेट नहीं हुई, लेकिन आपने टेस्ट करवा लिया है, टेस्ट नेगेटिव था, लेकिन पेशेंट इज स्टिल हाईली कंटीजियस क्योंकि उस टाइम वायरल रेप्लिकेशन हो रही होती है। इसके बाद वायरल सेट पॉइंट होता है। वायरल सेट पॉइंट में ये होता है कि जब इम्यून रिस्पांस आपका और HIV की क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ HIV एंटीबॉडीज या वायरल लोड आर इक्वल, उस टाइम उसको कहा जाता है वायरल सेट पॉइंट। तीन चीज़ें बेटे इंपॉर्टेंट है इसमें। विंडो पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं बनी होती, लेकिन अगर टेस्ट करवाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा और पेशेंट कंटीजियस होता है। दूसरा वायरल सेट पॉइंट होता है। वायरल सेट पॉइंट में ये होता है कि वायरल लोड और पेशेंट्स का इम्यून रिस्पांस जब इक्वल हो जाते हैं तो उसको वायरल सेट पॉइंट कहा जाता है और सेम एग्जिस्ट करता है विंडो पीरियड के अंदर। स्टेज 2 के अंदर HIV एसिम्प्टोमेटिक होती है। HIV एसिम्प्टोमेटिक होती है। इसमें जो CD4 की क्वांटिटी है वो मोर देन 500 होती है, CD4 lymphocytes per millimeter क्यूब, और अपॉन रीचिंग द वायरल सेट पॉइंट क्रोनिक एसिम्प्टोमेटिक। अब सेट पॉइंट हमारे पास क्या था जिसमें वायरल लोड और इम्यून रिस्पांस इक्वल हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये सेट पॉइंट अचीव होएगा तो क्रोनिक एसिम्प्टोमेटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बॉडी है सफिशिएंट इम्यून रिस्पांस टू डिफेंड अगेंस्ट द पैथोजन और अप टू 10 ईयर्स तक चलती है।
अगर में भी इसमें लिम्फेडिनोपैथी होना शुरू हो जाती है। अगर ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो एचआईवी एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो जाएंगी, हालांकि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। और तीसरी स्टेज के अंदर, ये तीसरी फेज के अंदर एचआईवी सिम्प्टोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें CD4 सेल की क्वांटिटी है वो 200 से लेके 499 CD4 सेल्स रह जाती हैं और CD4 सेल्स ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाते हैं। पेशेंट्स develop symptoms or condition related to HIV infection और symptoms are mild होती हैं। इम्यून सिस्टम डिटोरिएशन होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा इमरजेंसीज ऑफ अपॉर्चुनिस्ट इमरजेंसी और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती हैं और साथ में कैंसर हो जाती है। और स्टेज 4 के अंदर जिसमें जिसमें जो CD4 सेल हैं उनकी क्वांटिटी लेस देन 200 रह जाती है। जैसे लेवल ड्रॉप करेगा, बिलो जाएगा 100 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब, तो इम्यून रिस्पॉन्स सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इलनेस बिकम मोर सीवियर लीडिंग टू एड्स एंड एड्स डायग्नोसिस। और उसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इतने ज़्यादा हो चुके होते हैं कि पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक नहीं मैनेज किया जा रहा होता है। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डायग्नोस्टिक मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं कि कैसे डायग्नोज करना है आप लोगों ने। Diagnostic method used for HIV infection include laboratory methods for determining जिसमें most accurate और inexpensive method of for identifying HIV infection is HIV antibody test। वालेकुम अस्सलाम बेटा सना। अच्छा, HIV एंटीबॉडी टेस्ट ये होता है कि इसमें किट मेथड यूज़ किया जा रहा होता है। जिस तरह आप Hep B या Hep C का टेस्ट कर रहे होते हैं ना, सेम कंडीशन पे इसमें द फर्स्ट कमर्शियल assay for HIV was introduced in 1985 to screen the neonatal blood। And since the use of antibody detection test has been expanded to include evaluating person at increased risk for HIV infection। और HIV एंटीबॉडी टेस्ट लाइक EIA इंजाइम इम्यूनोएस्से करवाया जा रहा होता है। अगर ये नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाते हैं, उसके बाद अगर EIA पॉजिटिव आ गया है देन यू कैन गो फॉर ELISA इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट भी करवाते हैं, दैट इज नोन एज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, विच इज परफॉर्म इफ EIA इज पॉजिटिव। अगर एंजाइम अमाइनो एसिड EIA पॉजिटिव है तो उसको कंफर्म करने के लिए ELISA करवा रहे होते हैं, या अल्टीमेटली आप डायरेक्ट जा सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के ऊपर। और इन द लाइट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन एंड इट्स sensitivity and confidentiality must be maintained whenever the test is implemented। अपने पेशेंट्स को नहीं बताना और पेशेंट्स के रिलेटिव को भी नहीं बताना, लेकिन पेशेंट के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। EIA detects antibodies produced in response to HIV infection or in an EIA when the blood is added antibodies to HIV bonds to HIV antigen। इसमें ये हो रहा होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड कर रही होती हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाता है। उसके बाद आप IgG भी करवा सकते हैं। IgG करवाएंगे तो उसमें इसके अलावा एल्कलाइन फॉस्फेट भी करवा रहे होते हैं, वो भी पॉजिटिव आ रहा होता है। कलर रिएक्शन के लिए भी जा सकते हैं। कलर डेवलपमेंट ये इनएक्टिंग अमाउंट ऑफ HIV एंटीबॉडीज फाउंड इज माइयर्ड, उसमें कलर कोडिंग होती है, उससे भी पता चल जाता है अल्कलाइन फॉस्फेट का स्पेशली। टेस्ट इज कंसिडर रिएक्टिव और पॉजिटिव इफ द कलर इज प्रोड्यूस एंड नेगेटिव इफ नॉन रिएक्टिव इफ देयर इज नो कलर। अगर कलर प्रोड्यूस हो गया तो पेशेंट्स का टेस्ट रिएक्टिव है, मीन पॉजिटिव है। अगर कोई कलर नहीं है तो पेशेंट का टेस्ट नेगेटिव है। Our EIA test has high false positive rates, so samples are repeatedly reactive or tested by confirmatory tests such as Western blot test।
करवाया जा रहा होता है। अगर EIA में पॉजिटिव आ जाता है तो आप कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट ज़रूर करवाएं, अदरवाइज EIA में फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। और एक स्लाइड्स के ऊपर ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव टेस्ट मैंने शो भी किए हुए हैं कि फॉल्स नेगेटिव कौन से आ रहे होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव कौन से आ रहे होते हैं। इसके अलावा PCR है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन, ये भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो रहा होता है और इज अ टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग HIV DNA। PCR डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरस रेदर देन एंटीबॉडी टू द वायरस। इसमें क्या होता है कि वायरस के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर दिया किया जा रहा होता है और साथ में ये भी पता चल जाता है कि इसकी कॉपीज़ कितनी बनी है। अगर सिर्फ क्वालिटी आप चेक कर रहे हैं तो दैट इज़ मीन कि PCR क्वालिटेटिव करवा रहे हैं और नंबर ऑफ वायरल लोड, ये वायरल लोड को देख रहे हैं, अल्टीमेटली यू आर गोइंग फॉर quantitative DNA. Okay, now PCR is useful in diagnosing HIV infection in the infants born to infected mothers because these infants have their own mothers HIV antibodies regardless of whether the children are infected. PCR उन पेशेंट्स के अंदर भी, बच्चों में भी करवा सकते हैं जिनकी मदर HIV पॉजिटिव होती हैं, ये डिटेक्ट करने के लिए कि बच्चे पॉजिटिव हैं या नहीं है। बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वायरल DNA in the HIV infected cell is small compared with the amount of human DNA, direct detection of viral genetic material is difficult ultimately. And PCR is method for amplifying the viral DNA up to 1 million times or more to increase the probability of detection. And these are the lab investigations जिसके लिए आप जा सकते हैं, EIA के लिए जा सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के लिए जा सकते हैं, वायरल लोड के लिए जा सकते हैं, CD4 या CD8 एंटीबॉडीज़ के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा और आपको HIV किट के थ्रू भी आप करवा सकते हैं टेस्ट। एंड दीज आर फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। ये स्लाइड भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव टेस्ट को डिफ्रेंशिएट करें, जिसमें मैंने आपको बताया कि EIA का जो टेस्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉल्स अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं जिनके अंदर हीमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोई मैलिग्नेंट माइलोमा की वजह से भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है EIA। इसके अलावा DNA वायरल इन्फेक्शन लाइक इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है या एप्स्टेन बार वायरस से पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसका भी अगेन टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है और फॉल्स पॉजिटिव आएगा। ऑटोइम्यून कोई डिसऑर्डर बॉडी के अंदर चल रहा है तो उसकी वजह से भी बेटा टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा कोई बाइलरी सिरोसिस है, इम्यूनाइजेशन है लाइक इन्फ्लुएंजा या हेपेटाइटिस की करवाई है तो उसकी वजह से भी EIA टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा HIV एंटीबॉडीज़ मदर टू इन्फेंट अगर ट्रांसमिट हुई हैं तो उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। क्रोनिक रीनल फेलियर है, वट एवर कोई भी डिजीज़ है, स्टीवन जॉन्स सिंड्रोम है, ये पॉजिटिव रैपिड प्लाज्मा पिचमेंट टेस्ट हैं, इनमें फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। और फॉल्स नेगेटिव में विंडो पीरियड में पेशेंट्स है आफ्टर द इन्फेक्शन या कोई इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी ले रहा है तो फॉल्स नेगेटिव आएगा। रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन दे रहा है तो अल्टीमेटली या बी सेल डिसफंक्शनिंग है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ये कोई सर्टेन किट्स यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। इसके अलावा ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हैं। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में कब होंगे, जब इम्यून सिस्टम सीवियरली कंप्रोमाइज हो जाएगा और CD4 सेल की क्वांटिटी डायरेक्टली रिलेट्स विद द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन in addition the baseline HIV RNA level contributes and serve as an independent risk factor। और इसके अलावा opportunistic infection involves common organisms that are not produce infection unless there is a impaired immune function। Although person with HIV/AIDS may live for many years after the first serious illness as the immune system falls and these opportunistic illness become progressively more severe and difficult to treat। लाइक इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, लाइक फंगल हो सकते हैं, प्रोटोजोल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं, माइक्रोबैक्टीरियल हो सकते हैं, माइक्रोबैक्टीरियल और वायरल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल और माइक्रोबैक्टीरियल ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जिसके अंदर इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल नमूनिया होगा, साल्मोनेलोसिस होना शुरू हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस होना शुरू हो जाएगी, TB होना शुरू हो जाएगी या माइक्रोबैक्टीरियम ओवम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स में ये हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल के अंदर कैंडिडियासिस हो सकता है। ये टेस्ट फंगल इन्फेक्शन के अंदर स्पेशली नीमोसाइटोसिस
इंपॉर्टेंट है और कैंडिडियासिस इंपॉर्टेंट है, ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट प्रोटोजोअल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसके अंदर क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस हो सकता है, माइक्रोस्पोरिडियोसिस हो सकता है, आइसोस्पोरिडियोसिस हो सकता है और टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन के अंदर अल्टीमेटली साइटोमेगालोवायरसेस हो सकते हैं, हर्पीज हो सकता है, ज़ुस्टर वायरसेस इंक्लूडेड हो सकते हैं, एचपीवी हो सकते हैं और पॉजिटिव एजेंट्स जो होते हैं वे मल्टी फैक्टोरियल ल्यूकोइनसेफलोपैथी की हो सकती है। एंड दीज आर द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो मोस्टली आप लोगों ने पेशेंट्स कभी अटैम्प्ट किया होगा तो उसके अंदर ये अकर हो रहे होते हैं। ओके अच्छा जीसी वायरस बेटा, ये जीसी वायरस एचपीवी का एचपीवी 2 को कहा जाता है, ह्यूमन पापिलोमा वायरस 2 कहा जाता है। आगे वापस वाइस आ गई बेटा, वापस आ गई है। ओके ये स्लाइड्स देखिएगा, इसके ऊपर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हैं, ये मोस्टली अकर हो रहे होते हैं और ये स्लाइड्स कोर्स से ली गई है। ठीक, अगर आपके पास बुक है तो उसमें से भी इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं। आवाज़ की कम आ रही है, चले ज़्यादा हो जाती है। ओके सीएनएस में कैप्टिवोकल मेनिंजाइटिस हो सकता है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने पीछे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, इसके अलावा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसमें वायरल इन्फेक्शन में herpes सिम्प्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2 हो सकते हैं, बेसिलस ज़ोस्टोवायरस, चिकनपॉक्स, साइटोमेगालोवायरस, सीएमवी, हेपेटाइटिस हो सकते हैं। बैक्टीरियल में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एमएसी मैक माइक्रोबैक्टीरियम ओवम कॉम्प्लेक्स ये कॉमनली हो रहे होते हैं। सेम कंडीशन विद फंगल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकोसिस हो सकती है, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकती है, व्हाटएवर ये सारे इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। एंड इसमें इंपॉर्टेंट बेटा ये है कि इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकती हैं, लाइक जीआईटी अगर इन्वॉल्व है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होंगे। ओरल कैंडिडियासिस होने के कॉमन चांसेस होते हैं और मे प्रोग्रेस टू एसोफेगस और स्टमक बन के। और ट्रीटमेंट विद माइसिलिसिलेक्स पॉचेज आर्निस्टेटन ये कीटोकानाजोल दिया जा रहा होता है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। एंड अगर डायरिया है तो डायरिया रिलेटेड एचआईवी इन्फेक्शन और एंटेरिक पैथोजन कोई है तो उसके लिए ऑस्ट्रोट्राइड एसीटेट फॉर सीवियर और क्रोनिक डायरिया के लिए दिया जा रहा होता है। बेटा उसमें यूनिट आई थिंक 4 है और इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर है आई थिंक। और एड्स के नाम से सेपरेट चैप्टर है बेटा, इम्यूनिटी वाले चैप्टर के एंड पे एड्स का नाम, एड्स वाला पूरा चैप्टर है। ओके इसके अलावा वेस्टिंग सिंड्रोम हो सकता है एंड 10% वेट लॉस और क्रोनिक डायरिया और क्रोनिक वीकनेस एंड फीवर्स विद एब्सेंस ऑफ अदर काज और पेशेंट्स प्रोटीन मोची मालन्यूट्रिशन हो सकती है। एनोरेक्सिया की वजह से डायरिया, GI माल एब्जॉर्प्शन एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन में कंट्रीब्यूट। ओके वेल, इसके अलावा प्रोक्साइड सार्कोमा हो सकते हैं, cutaneous lesion but may involve multiple organs
and lesions cause discomfort, disfigurement, ulceration and potential for infection और B-cell lymphomas हो सकते हैं। ये इस तरह के कॉक्साइज lesions के साथ होना शुरू हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ये सारी स्लाइड्स को ही डिस्क्राइब किया गया है। स्लाइड्स के ऊपर हमने सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेंशन की हुई हैं। उसमें लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, एचआईवी एंसेफेलोपैथी है, डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स, प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव बिहेवियरल और मोटर डिक्लाइनमेंट होना शुरू हो जाती है और प्रोबेबली डायरेक्टली रिलेटेड टू एचआईवी इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, ये सारी वही स्लाइड्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस की हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन कैसे करनी है, आपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेनी है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको शेयर करने हैं और पेशेंट्स को इसके बारे में नॉलेज भी देना है कि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसके, ताकि वो उससे प्रिवेंट करे अपने आप को। Okay, medical management में data racking very important. Treatment and protocols are continually evolving. Antiretroviral drugs दे रहे होते हैं, HIV antiretroviral medications, जिनके अंदर reverse transcriptase inhibitors होती हैं, nucleoside reverse transcriptase inhibitors हो सकते हैं। इसके अलावा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हो सकते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स हो सकते हैं और इंटीग्रेस इनहिबिटर्स हो सकते हैं। ये जब इनकी फिजन हो रही होती है तो उस टाइम फिजन ये इनहिबिटर्स हो सकती हैं, इंटीग्रेस इनहिबिटर्स हो सकते हैं। ये यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ these and importantly management of also focuses upon the treatment of specific manifestation and conditions related to disease. ओके, मूविंग टुवर्ड द समरी। इस समरी में क्या कहते हैं कि एच आई वी एज ए रिट्रोवायरस। अगेन एमसीक्यूज में पूछा जा रहा होता है कि हम एच आई वी एज ए वायरस, उसमें डिफरेंट टाइप्स दी जा रही होती हैं। करोटा वायरस है, रिट्रोवायरस है, डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है। तो इसके लिए आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि करोटा रिट्रोवायरस है और इफेक्ट किसको करता है, सी डी फोर सेल्स को in microarrays. HIV genetic material becomes integrated into the host cell. HIV का जो genetic material है, जैसे ये DNA के या न्यूक्लियस के अंदर इंटर होता है, इंटर होने के बाद ये अपनी रेप्लिकेशन करना शुरू कर देता है और सेम कॉपी DNA की बनाना शुरू कर देता है। So new HIV can be made or manifestation of infection such as acute mononucleosis like symptoms may occur shortly after infection, and this is followed by a latent phase that may last for many years. The end of the latent period is marked by onset of opportunistic infection होना शुरू हो जाएंगे और cancer as the person is diagnosed with the use. Okay, and the complication of these infections can manifest through the respiratory, GIT and nervous system and may include pneumonia हो सकता है, esophagitis हो सकता है, diarrhea होएगा, gastroenteritis होएगा, ट्यूमर होएंगे, वेस्टिंग सिंड्रोम होएगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो सकता है, सीएल्स हो सकते हैं, मोटर डेफिसिट्स हो सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, मैं ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप काइंडली इनको पढ़ लीजिएगा और एट द एंड कल हम इसका टेस्ट ले लेंगे। कल आपकी और मेरी क्लास है 5 to 6 PM और 5 to 6 PM एड्स का टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, राइट। तो ये मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ, आप बुक से पढ़ सकते हैं, बुक नहीं है तो बेटा ये स्लाइड जरूर पढ़ लीजिएगा।
ओके बेटा, मैं आप लोगों की इतनी देर में अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, आप इसको देखिए और मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अगर कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी।